नमस्कार। आज हम गैरी चैपमन की किताब प्रेम की 5 भाषाएं इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये कि लोग प्यार देते भी अलग तरह से हैं और महसूस भी अलग तरह से करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसे चैपमन ने प्रेम भाषाएं कहा है। और अपने साथी की भाषा समझना और उन्हें अपनी भाषा सिखाना, ये रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है ना? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्यार जताने जैसी थोड़ी अस्पष्ट सी बात को 5 ठोस समझने लायक व्यवहारों में बांट देता है। सोचिए, कई बार रिश्ते बस इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि साथी का प्यार जताने का तरीका हमें समझ नहीं आता। तो ये मॉडल उन जोड़ों के लिए तो बहुत ही मददगार हो सकता है जो शायद किसी नाराजगी के घेरे में फंसे हों। उन्हें अपनी जरूरतें बताने के लिए एक कॉमन भाषा मिल जाती है। तो ये 5 भाषाएं हैं क्या आखिर? पहली है प्रशंसा के शब्द। इसमें तारीफ करना, हौसला बढ़ाना या शायद कोई प्यार भरा नोट लिखना, ये सब आता है। हाँ, और जब किसी की ये मुख्य भाषा होती है ना, तो ये शब्द सिर्फ अच्छे नहीं लगते, बल्कि उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी कद्र हो रही है, मुझे महत्व दिया जा रहा है। सही। दूसरी है सेवा के कार्य। सेवा के कार्य, जैसे घर के काम में हाथ बटा देना या कोई जरूरी काम कर देना, वो भी बिना कहे। जिनके लिए ये भाषा जरूरी है, उनके लिए ये छोटे छोटे काम सिर्फ मदद नहीं होते, वो प्यार का सबूत होते हैं। लगता है कि हाँ, साथी सच में परवाह करता है। तीसरी है उपहार लेना। अच्छा, उपहार? हाँ, पर ये महंगे तोहफों के बारे में नहीं है। ज्यादा जरूरी है उसके पीछे की सोच। मतलब एक छोटा सा फूल भी हो सकता है या कोई उनकी पसंदीदा चीज। ये दिखाता है कि आपने उन्हें याद रखा, वो आपके मन में थे। समझ गया। चौथी हुई गुणवत्ता वाला समय। बिल्कुल। इसका मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ होना। फोन दूर रखकर बातें करना, साथ में कुछ एक्टिविटी करना। हाँ, पूरी तवज्जो देना। ये एहसास दिलाता है कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं। और पांचवी है शारीरिक स्पर्श। ओके। और ये सिर्फ इंटीमेसी तक ही सीमित नहीं है। इसमें हाथ पकड़ना, गले मिलना या बस पास से गुजरते हुए कंधे पर हाथ रख देना, ये सब शामिल है। ये करीबी और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। जैसा चैपमन कहते हैं, जो एक व्यक्ति को प्यार महसूस कराता है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे को भी कराए। ये जानना वाकई जरूरी लगता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों की एक मुख्य भाषा होती है और शायद एक दूसरी सहायक भाषा भी। और अक्सर होता यह है कि पार्टनर्स की भाषाएं मेल नहीं खाती। अच्छा। यहीं पर चैपमन की वो इमोशनल लव टैंक वाली बात आती है। लव टैंक, ये क्या है? सोचिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही इंसान को भावनात्मक रूप से भरा हुआ महसूस करने के लिए अपनी प्रेम भाषा में प्यार चाहिए। वो टैंक भरता है। ये लव टैंक वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का लव टैंक खाली है तो छोटी सी नोकझोंक भी बड़ी लड़ाई बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अनदेखा या अनचाहा महसूस हो रहा होता है। जब टैंक भरा होता है ना, तो रिश्ते में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना या मुश्किलों को सुलझाना आसान होता है। सही बात है। लेकिन अगर टैंक खाली है तो जरा सी बात भी चुभ सकती है। ऐसा लग सकता है कि साथी को परवाह ही नहीं है, भले ही वो शायद किसी और भाषा में प्यार जताने की कोशिश कर रहा हो। एक और अहम बात जो इस किताब से समझ आती है वो ये कि चैपमन के मुताबिक प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक चुनाव भी है। हाँ, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब वो शुरू का जुनून शायद कम हो जाए, लेकिन प्यार बनाए रखना एक कॉन्शियस एफर्ट है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। भावनाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप अपने साथी की प्रेम भाषा में व्यवहार करेंगे, भले उस पल आपका मन ना कर रहा हो या आपको वो नेचुरल ना लगे। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपके साथी की भाषा सेवा के कार्य है, तो आप थके होने के बावजूद शायद उनके लिए कोई काम कर दें। चैपमन का मानना है कि ऐसे सचेत काम उन भावनाओं को फिर से जगा सकते हैं। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे पेरेंटिंग में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि दफ्तर में भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे सहकर्मियों की तारीफ कैसे करें। इसकी यही सादगी और प्रैक्टिकलिटी शायद इसकी जबरदस्त लोकप्रियता का कारण है। 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद, 2 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। बाप रे। आपकी लव लैंग्वेज क्या है? ये सवाल तो अब आम बातचीत का हिस्सा बन गया है। हाँ, ये तो है। और लोकप्रियता तो जबरदस्त है और उसने वाकई कई लोगों की मदद की होगी। लेकिन क्या इससे लेकर कुछ आलोचनाएं भी है?
हाँ, कुछ आलोचनाएं जरूर हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि ये इंसानी जुड़ाव की जो जटिलता है ना, उसे शायद कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है। मतलब हर किसी को इन 5 बक्सों में फिट करने की कोशिश जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। और ये गहरे भावनात्मक मुद्दे जैसे कोई पुराना ट्रॉमा या पर्सनैलिटी की जटिलताओं को शायद नजरअंदाज कर सकता है। और क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है, जैसे कोई रिसर्च वगैरह? देखिए, ये चैपमैन के दशकों के काउंसलिंग अनुभव पर आधारित है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इन 5 अलग-अलग प्रेम भाषाओं के लिए जो पक्का वैज्ञानिक शोध या सबूत कहते हैं ना, वो अभी सीमित है। कुछ चिंता ये भी है कि लोग इसे बिना गहरी सहानुभूति के सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल न करने लगे। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हारी भाषा में ये किया, अब तुम मेरी भाषा में करो वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही, स्कोर कीपिंग जैसा। तो कुल मिलाकर ये एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसे रामबाण नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है जो महसूस करते हैं कि वे अपने रिश्तों में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ये चीजों को समझने और जानबूझकर इंटेंशनली प्यार जताने का एक सीधा सरल तरीका देता है। लेकिन शायद गहरे मुद्दों के लिए काफी ना हो। हाँ, अगर रिश्ते में गहरे भावनात्मक जख्म या जटिल मुद्दे हैं तो शायद सिर्फ ये काफी न हो। तब इसे मनोवैज्ञानिक सलाह या थेरेपी के साथ जोड़ना बेहतर होगा। समझने लायक बात है। और अंत में एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, क्या ये भाषाएं हमारी एक तरह से फिक्स्ड पसंद है जो बदल नहीं सकती, या क्या हम प्रैक्टिस से कोशिश करके किसी भी प्रेम भाषा में इतने माहिर हो सकते हैं कि वो हमारी अपनी सी लगने लगे, भले ही वो हमारी मूल भाषा न हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं।